रामगढ़ में जगदीश अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसका एक बेटा नीलेश और बेटी दीपा थी। उन दोनों भाई बहन में बचपन से ही बहुत प्यार था। वो दोनों साथ में मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों भाई बहनों की ग्रेजुएशन पूरी होते ही वो दोनों एक बड़ी कंपनी में जॉब करने लगे। धीरे धीरे समय बीता और अब दीपा के लिए घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया। काफी खोजबीन के बाद दीपा के लिए एक शरीफ लड़का मिल जाता है। लड़का तो बड़ा ही समझदार दिखता है और दिखने में भी अच्छा है। तुम्हारा क्या ख्याल है दीपा? दीपा शर्मा जाती है। सबको उसका जवाब मिल जाता है। फिर सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। दीपा के घर में उसके सास ससुर नहीं थे, जिस कारण आते ही उसने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर संभाल ली। इधर आकाश सारा दिन ऑफिस में काम करता तो वहीं दीपा अपना पूरा घर संभाल लेती और छुट्टी वाले दिन दोनों मिलकर बाहर घूमने जाते। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक रोज अचानक आकाश की नौकरी छूट जाती है और काफी ढूंढने के बाद भी उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी, अब क्या होगा? घर चलाने के लिए हमें अपनी सेविंग तोड़नी पड़ रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी तो सारी सेविंग ही खत्म हो जाएगी। तुम देख तो रही हो दीपा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरी जल्द से जल्द नौकरी लग जाए। मैं इस बारे में अपने भाई नीलेश से बात करती हूँ। अब वो ही हमारी कोई ना कोई मदद कर सकता है। दीपा नीलेश को फोन करके उसे सारी बात बताती है। सच में भाई हम बहुत परेशान हैं। काफी समय हो गया इन्हें नौकरी ढूंढते हुए, लेकिन इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल रही। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीजा जी की नौकरी लग जाए। तुम परेशान ना हो। ये कहकर नीलेश फोन रख देता है और अगले दिन ऑफिस में अपने बॉस से वैकेंसी की बात करता है। देखो नीलेश, तुम हमारे एक होनहार एम्प्लॉय हो, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त हमारे पास पूरा स्टाफ है। मैं किसी को भी इस समय भर्ती करके अपने ऊपर फजूल का खर्चा नहीं बढ़ा सकता। ओह नो प्रॉब्लम सर। फिर नीलेश ने कई दोस्तों से भी अपने जीजा की नौकरी के लिए बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी और आखिर में नीलेश दीपा को फोन करके बताता है, दीदी मैंने जीजा जी के लिए कई जगह बात की, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। अच्छा, तो इन्हें अब कहीं ना कहीं छोटा मोटा मजदूरी का काम ही करना पड़ेगा। वैसे दीदी आपको कहीं भी पैसों की जरूरत पड़े ना तो आप बिल्कुल भी मत शर्माना, मुझे बता देना। अब आकाश को मजबूरी में फैक्ट्री में मजदूरी का काम ही करना पड़ रहा है, लेकिन उसकी तनख्वाह कुछ ज्यादा नहीं थी, जिस कारण बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चल पा रहा था। और उधर नीलेश का प्रमोशन हो जाता है, जिसके बाद उसकी माँ आशा देवी उसके लिए एक लड़की देखने लगी। फिर एक अमीर घर की लड़की शिवानी को आकाश पसंद आ जाता है और वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। दहेज में आकाश को 50 लाख रुपए, एक गाड़ी और बाकी जरूरत का सारा सामान मिलता है। शादी के कुछ समय बाद एक रोज दीपा नीलेश को फोन करती है, भैया आकाश जी पर बहुत कर्जा हो गया है। वो फैक्ट्री में ओवर टाइम करके इतना भी नहीं कमा पा रहे, मुश्किल से 13,000 भी बन पा रहे हैं। अब तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। क्या तुम मुझे 25,000 रुपए उधार दे सकते हो? दीदी मैं कुछ देर में ही आपके अकाउंट में 50,000 रुपए डलवा दूंगा। थैंक यू भाई, एक तुम ही हो जो हमारे इस बुरे समय में हमारी मदद कर रहे हो, नहीं तो इनके सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह फेर लिया है। जब ये अच्छा कमाते थे तो सभी रिश्तेदार इनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अब तो इनको कोई भी नहीं पूछता। दीदी आपको जब भी पैसे चाहिए होंगे ना तो सिर्फ आप मुझको बता देना। ये कहकर नीलेश फोन रख देता है, लेकिन पीछे खड़ी उसकी पत्नी शिवानी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो नहीं चाहती थी कि नीलेश दहेज में मिले पैसे या उसकी सैलरी में मिले पैसे अपनी बहन को दे। फिर वो नीलेश से कलेश करना शुरू कर देती है। आखिर जरूरत क्या है तुम्हें अपनी बहन को पैसे देने की? जब देखो उसका एक ही रोना लगा रहता है। मुझे तो लगता है वो झूठ मूठ का नाटक करती है ताकि तुम उस पर तरस खाकर उसे पैसे देते रहो। अच्छे से जानती हूँ उनकी नजर 50 लाख निकलवाने की होगी। तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जीजा जी की नौकरी जाने के बाद उनकी हालत खराब हो गई है, इसलिए वो मुझसे मदद मांगती हैं, और अगर ऐसे में मैं उनके काम नहीं आ सकता तो मेरा भाई होना बेकार है। तुम ना सच में बहुत ही भोले हो। अरे तुम्हें अपनी बहन की चालाकी क्यों नहीं समझ में आती? वो बस तुम्हें लूट रही है। तुम्हें मेरी बहन के बारे में ये सब बोलने से पहले 4 बार सोचना चाहिए। और हाँ, मैं उन्हें पैसे दहेज में मिले पैसों से नहीं अपनी सैलरी से देता हूँ। अब तुम अपने काम से काम रखो और इस सब में ना पड़ो तो बेहतर ही होगा। नीलेश शिवानी की बातों को नजरअंदाज कर देता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दीपा आकाश के साथ अपने मेके आती है। दीपा तो अपनी भाभी से अच्छे से बात करती है, लेकिन शिवानी उससे उखड़ी उखड़ी रहती है। कुछ देर बाद शिवानी सबके लिए नाश्ता बनाती है। वो सभी को डाइनिंग टेबल पर आलू के पराठे, मक्खन और दही के साथ परोसती है। सभी नाश्ता करते हैं। आकाश के प्लेट में रखे 3 पराठे वो खा चुका था। एक और पराठा लेने के लिए जैसे ही वो प्लेट की तरफ हाथ बढ़ाता है,
तभी शिवानी बोल पड़ती है, मैंने आपके लिए 3 ही पराठे बनाए थे जो आप खा चुके हैं, और ये जो पराठे हैं ये नीलेश के लिए रखे हैं, वो आकर इन्हें खाएंगे, अब आप इन्हें हाथ मत लगाइए। उसकी बातें सुनकर आकाश शर्मिंदा हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, अगर मेरी प्लेट पे पराठा कम पड़ जाएगा और मेरा और खाने का मन करेगा तो तुम मुझे भी ऐसी मना कर देगी? नहीं माँ जी, मैं आपके लिए और बना दूंगी। तो फिर तुमने दामाद जी से ऐसा क्यों कहा? वो हमारे मेहमान हैं। चलो 2 पराठे और लगाओ आकाश के लिए। सासू माँ, सच में पराठे बहुत अच्छे बने थे, इसलिए मेरी और खाने की इच्छा थी, लेकिन अब मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। बेटा, मैं शिवानी की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, अब तुम ये पराठे खा लो ना। अपनी सास के बार बार कहने पर आकाश वो पराठे खा लेता है। फिर शिवानी गुस्से में किचन में बर्तन पटकने लगती है और फिर नीलेश बाहर आता है। अरे माँ, ये रसोई से बर्तन पटकने की आवाजें क्यों आ रही हैं? आपने शिवानी से कुछ कहा क्या? अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, लगता है भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो थोड़ा गुस्से में है। दीपा कोई भी बात नीलेश तक नहीं आने देती, लेकिन शिवानी की ये बात आकाश के दिल पर लग चुकी थी। उसने दीपा से वापस घर चलने के लिए कहा। मुझे लगता है अब घर चलना चाहिए दीपा, हमारे यहाँ आने से लगता है शिवानी का काम बढ़ गया है, चलो हमें अब वापस घर चलना चाहिए। वो दोनों वापस अपने घर आ गए, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि पैसे की क्या कीमत है, इसलिए अब उन दोनों ने दिन रात मेहनत करके अपने लिए नौकरी ढूंढी और अब उन्हें बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब आकाश के साथ साथ दीपा भी नौकरी करने लगी। अब धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और अब वो लोग भी अपना जीवन खुशी से जीने लगे। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। सावित्री देवी की 2 बहुएं, बड़ी बहू मानवी और छोटी बहू मान्या। मानवी बहुत ही तीखे स्वभाव की थी, जबकि मान्या बहुत ही मीठे स्वभाव की थी। मानवी की बातों से तो ऐसा लगता था जैसे कि वो हर समय लड़ने के लिए तैयार रहती है, और मान्या हर किसी से मीठा बोलती थी, सबसे प्यार करती थी। मान्या के इसी स्वभाव के कारण मानवी उससे बहुत जलती थी। और मान्या बहू, कैसी हो? क्या बात है, आज करेले खरीद रही हो? हाँ चाची, माँ जी का बहुत मन था करेले की सब्जी खाने का, इसलिए सोचा कि खरीद लेती हूँ। छील कर नमक लगा के रख दूंगी और फिर रात को बना दूंगी। बहुत अच्छी बात है, सचमुच सावित्री बहुत किस्मत वाली है कि उसे तुम्हारे जैसी बहू मिली है। तभी सावित्री भी घर के बाहर आ जाती है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही उमा, मैं सचमुच बहुत किस्मत वाली हूँ। मेरी दोनों बहुएं मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तभी बड़ी बहू मानवी गुस्से में बाहर आती है। पड़ोसन तब तक अपने घर जा चुकी थी। मुझे पता है मेरी ही बुराई कर रही होंगी, आपको मेरी बुराई करने के सिवा कुछ और दिखता ही कहाँ है? कैसी बातें कर रही हो मानवी बहू, हम भला तुम्हारी बुराई क्यों करेंगे? और मैं ऐसी नहीं हूँ कि पीठ पीछे अपनी बहुओं की बुराई करूँ। मेरे लिए तुम दोनों बहुएं एक बराबर हो। माँ जी, मैं करेली छील लेती हूँ। बस ऐसे ही चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें करके तुम सबको फंसा लेती हो। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप करेले की सब्जी बनाना चाहती हो तो आप बना लो। मैं क्यों बनाऊं कड़वे करेले, मैं दाल बना दूंगी। पता नहीं ये मानवी अपने मन से ये कड़वाहट, ये तीखापन कब निकालेगी। रात में मान्या ने करेले की सब्जी बनाई और साथ में थोड़ी सी मीठी खीर भी बना ली, और इधर मानवी ने दाल बनाई। इतना तीखा, कितनी तीखी दाल बनाई है बहू, मुझसे तो 1 चम्मच भी नहीं खाई जा रही, मेरा तो मिर्चों से मुंह जल गया। माँ जी ये लीजिए, मैंने खीर बनाई है, आप थोड़ी खीर खा लो, फिर थोड़ा आराम मिलेगा। मैंने दाल में मिर्च नहीं डाली, सुनो तुम खाकर देखना जरा। मानवी, दाल में सचमुच बहुत तेज मिर्च है, तुमने बहुत तीखा खाना बनाया है भाई। भाभी, मैं तो ये दाल नहीं खा सकता। मान्या, मुझे थोड़े वो करेले दे दो, वो जो तुमने खीर बनाई है ना वो भी दे दो यार। मानवी बहू, तुम्हारे स्वभाव की तरह तुम्हारा खाना भी अब तीखा होता जा रहा है। वहीं देखो मान्या का खाना उसकी स्वभाव की तरह मीठा होता है। मानवी बहू, अपने स्वभाव को बदलो, वरना तुम्हारे हाथों के बनाए हुए भोजन पे भी इसका असर पड़ेगा। बहुत सिन कर लिया है, मैं ऐसा ही खाना बनाऊंगी, जिसको खाना है खाओ, जिसको नहीं खाना है ना खाओ।
जब देखो मान्या मान्या मान्या, हर तरफ उसी की तारीफ होती रहती है। मैं जेठानी हूँ, मेरी तो कोई इज्जत नहीं है इस घर में। मानवी गुस्से में कमरे में चली जाती है। अब तो मानवी ने जानबूझकर खाना तीखा बनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से घर में सबको परेशानी होने लगी। जब भी सब लोग खाना खाने बैठते, उनका मिर्चों से बुरा हाल हो जाता। इतना तीखा खाना खाकर सबको बहुत दिक्कत हो रही थी। मानवी खाने में ढेरों हरी मिर्च और लाल मिर्च और मसाले डालने लगी। कई बार मान्या खाना बनाने लगती तो मानवी उसे मना कर देती। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ ना, तो इसलिए सब्जी मैं बनाऊंगी, तुम सिर्फ चपातियाँ बनाओ। तुम देवरानी हो ना, तो देवरानी बनकर रहो। मान्या को लड़ना और बहस करना बिल्कुल नहीं पसंद था, इसलिए वो अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहती थी। अब मान्या ने सोच लिया था कि जब भी उसकी जेठानी तीखे पकवान बनाएगी, वो उससे पहले ही मीठे पकवान बनाकर तैयार कर लेगी, ताकि तीखा खाने के बाद सबको मीठा मिल सके। पता नहीं ये मानवी कैसी जिद पकड़ कर बैठ गई है, कितनी मिर्चें डाली है इसने सब्जी में। देखो, ऐसा लग रहा है ये आलू की सब्जी नहीं, ये मिर्च की सब्जी है। ओहो, हे राम, मेरा तो मुंह जल गया। माँ जी, ये रोटी पर शक्कर रखकर लाई थी, आप ये खा लो, इससे आपको मिर्च नहीं लगेगी। अगले कुछ दिन तक घर का माहौल ऐसा ही बना रहा। मानवी किसी की सुन ही नहीं रही थी, वो तीखा खाना ही बनाती रही। अब मान्या भी रोजाना कब तक मीठे पकवान बनाती। सावित्री देवी जो ये सब देख रही थी, अब वो ये सब होता हुआ नहीं देख पा रही थी। और फिर एक दिन, क्या हुआ डॉक्टर, माँ को क्या हुआ है? अचानक माँ की सांस क्यों फूलने लगी और माँ बेहोश क्यों हो गई थी? इसका जवाब दो आपके घर के मेंबर्स ही दे सकते हैं, क्योंकि सावित्री जी का भी बीपी हाई है और कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है और इनका शुगर लेवल भी बहुत बड़ा हुआ है। मुझे लग रहा है कि सावित्री जी को खाने पीने की चीजों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। क्या करूं डॉक्टर साहब, एक बहू है कि तीखा खाना बनाना नहीं छोड़ती और दूसरी बहू मीठा खाना खिला देती है। मुझे लग रहा है ये तीखा और मीठा खाना खाने की वजह से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। सावित्री जी, आपको बहुत कम मिर्च मसाले का उबला हुआ खाना खाना है। ये तीखे और मीठे पकवान बिल्कुल नहीं खाने, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत करो, हम सब माँ का बहुत ख्याल रखेंगे। माँ, अब बड़े भैया के साथ घर जाओ, मैं आपके लिए कुछ हरी सब्जियाँ और फल खरीद कर लाता हूँ। घर जाकर जब सारी बात मानवी और मान्या को पता चलती है, तो मानवी को सबसे ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इन सारी परेशानियों की वजह वही तो थी। क्योंकि वो तीखा खाना नहीं बनाती, तो मान्या भी रोजाना मीठा खाना नहीं बनाती। दोनों बहुओं ने डिसाइड किया कि अब घर में हल्का और कम मिर्च मसालों का खाना ही बनेगा और मीठा भी महीने में 1 या 2 बार बनाया जाएगा। मानवी अपनी सास से माफी मांगती है कि उसने सचमुच बहुत गलत किया था। उस दिन के बाद से मानवी मान्या के साथ भी प्यार से रहने लगी। अपनी दोनों बहुओं में आपसी प्यार देखकर सावित्री देवी भी बहुत खुश थी।